Hello children, this is Srimati Manisha Srivastav, उच्च माध्यमिक शिक्षक from Government Higher Secondary School Guraiya, District Chhindwara, Madhya Pradesh. Today we are going to learn a lesson from textbook of class 12th, The Spectrum. This is lesson number 18, India through a traveler's eyes, and the lesson is written by Pearl S. Buck. This is part 1 of the lesson. On the screen you are seeing cover page of your textbook, that is The Spectrum. Pearl S. Buck was an American writer and novelist. Pearl S. Buck एक अमेरिकन लेखिका थी और एक उपन्यासकार भी. Her novel The Good Earth was the best-selling fiction book in the US in 1931 and 1932. उनकी नॉवेल यानी उपन्यास 1931 और 32 के बीच सर्वाधिक बिक्री वाला उपन्यास था और इस उपन्यास ने वन द पुलिट्जर प्राइज इन 1932. 1932 का पुलिट्जर अवार्ड भी इस उपन्यास ने जीता था. Movies. Some movies are based on the novel of Pearl S. Buck. The movies are The Good Earth, Dragon Seed, Pavilion of Women, China Sky, Saturn Never Sleeps, etc. इनके अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो उनके उपन्यासों पर आधारित हैं. अवार्ड्स. पुलिट्जर प्राइज़ फॉर फिक्शन, उपन्यासों के लिए यानी काल्पनिक रूप से बनाए गए पात्रों और चरित्रों के ऊपर बेस्ड जो कहानियाँ होती हैं या उपन्यास होते हैं उन्हें बोलते हैं फिक्शन. तो उसके फिक्शन के लिए पुलिट्जर प्राइज़ मिला था उन्हें. नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ भी उन्हें मिल चुका है. शी वॉज बॉर्न ऑन 26/6/1892. उनका जन्म 26 जून 1892 को हुआ था. एंड डाइड ऑन 6/3/1973, और मृत्यु 6 मार्च 1973 को हुई थी. लेसन 18, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज, मतलब एक यात्री की निगाह में भारत. स्टोरी शुरू करने के पहले, लेसन शुरू करने के पहले हमारे सामने एक प्रश्न दिया गया है. व्हाट काइंड ऑफ नेशन डिड इंडिया एमर्ज आफ्टर फ्रीडम? स्वतंत्रता के बाद किस तरीके का देश बनकर उभरा भारत? इस प्रश्न का जवाब हमें मिलेगा इस लेसन को पढ़ने के दौरान. हम इस प्रश्न का पूरा उत्तर जान पाएंगे. लेट्स स्टार्ट द लेसन. India had always been part of the background of my life, but I had never seen it whole and for myself until now. भारत मेरे जीवन की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि का हिस्सा रहा है. But I had never seen it whole and for myself until now. पर मैंने अभी तक पूरी तरीके से खुद भारत को नहीं देखा है. Yet the stories that our Indian family doctor and his wife told me when I was a child had woven themselves into my growing dreams, and I had long read everything that I could find about that country. फिर भी मेरे एक भारतीय डॉक्टर और उनकी पत्नी जो हमारे फैमिली डॉक्टर थे, उन्होंने जो कहानियाँ भारत के बारे में बताई थीं जब मैं एक बच्ची थी, तो वो मेरे जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वो मेरे सपनों में वो कहानियाँ बुनते गईं. और उस देश के बारे में यानी भारत के बारे में मुझे जो कुछ भी मिला मैंने पढ़ लिया. फ्रॉम माई फादर आई हैड लर्नड ऑफ इट थ्रू बुद्धिज़्म. मैंने भारत के बारे में जाना था बुद्धिज़्म के द्वारा, जो मेरे पिताजी ने मुझे बताया था. यहाँ देखें बुद्धिज़्म में बुद्ध के साथ ISM लगा है, तो जिस भी शब्द में ISM इज़्म लगा होता है वहाँ पर शब्द का जब हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तो वाद अर्थ निकलता है. जैसे बुद्धिज़्म यानी बौद्धवाद, टेररिज्म यानी आतंकवाद, सोशलिज्म यानी समाजवाद.
तो मैंने बौद्धवाद के द्वारा अपने पिताजी से भारत को जाना था। एंड द लाइफ ऑफ द लॉर्ड बुद्धा, और बौद्धवाद के द्वारा जो मैंने पिताजी से सीखा था वो भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में भी काफ़ी कुछ सीखा था। द very word color reminds me of the variety of hue that is Indian life, as various as our own American human scene। जो शब्द कलर है जब मेरे सामने आता है तो भारत के कई रंग मेरी आंखों के सामने उभर जाते हैं। यह उतना ही विभिन्न रंगों को लिए हुए है जितना कि हमारे अमेरिकन की मानव प्रजाति विभिन्न रंगों को लिए हुए है। इन कश्मीर where the white barbarian invaders from Europe long ago penetrated India, the people are often fair। कश्मीर में जहाँ पर श्वेत बारबेरियन यानी असभ्य इन्वेडर्स यानी आक्रमणकारी जो यूरोप से भारत में पेनिट्रेट हो गया, मतलब भारत के अंदर आए। पेनिट्रेट यानी होता है छेद होना, पर यहाँ पे छेद होना अर्थ नहीं निकलेगा, यहाँ पे अर्थ निकलेगा कि वो वहाँ से कश्मीर को उन्होंने रास्ता बनाया और पूरे भारत में वो फैल गए। तो उनका जो रंग था वो अधिकतर गोरा रंग था। ऑबर्न हेयर्ड यानी भूरे और लाल रंग के उनके बाल थे। ब्लू आइड वुमेन, नीली आँखों वाली महिलाएं थीं। आर ब्यूटीज देयर, और ये जो है सौंदर्य था वहाँ का, कश्मीर का। ऑबर्न हेयर्ड यानी लाल भूरे रंगों वाले बाल, नीली आँखों वाली स्त्रियाँ, ये सौंदर्य थी कश्मीर की। द स्किन कलर ऑफ द काश्मीरी इज़ अ लवली क्रीम एंड फीचर्स आर एज द ग्रीक, और जो उनकी चमड़ी का रंग था होता था वो बड़ा प्यारा सा क्रीम कलर है, और फीचर्स आर एज द ग्रीक, और चेहरे का जो नाक नक्शा का स्ट्रक्चर है, फीचर है, वो ग्रीक यानी यूनानियों की तरह हुआ करता है। देखिए यहाँ पे कलर्स ऑफ कश्मीर, कश्मीर में किस तरह के लोग हैं जैसा कि लेसन में बताया गया है। मैंने एक झलक आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो सबसे पहला जो चित्र है वो एक छोटी बच्ची का है जो एक लेक पर नाव चला रही है, बोट पर है, और बीच में जो सेंटर में पिक्चर है उसमें भी एक लड़की है जो नेचुरल ब्यूटी में खड़ी हुई है। एंड द ग्रुप ऑफ द पीपल, ये सब काश्मीरी ड्रेस पहने हुए हैं और प्राकृतिक सराउंडिंग में हैं। तो इनका जो पहनावा है वो भी कलरफुल है, और इनका रंग, इनके ऑबर्न हेयर वगैरह सब आपको यहाँ पर स्पष्ट समझ में आ रहे हैं। तो दीज आर द कलर्स एंड ब्यूटीज ऑफ कश्मीर। बट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया मस्ट बी रेकॉर्ड एज बिलोंगिंग टू द कॉकेशियन रेस, पर भारत में जितने भी लोग रहते हैं वो सब कॉकेशियन रेस यानी भारोपीय प्रजाति के माने जाते हैं। यू सी हाउ इंडिया हैज़ अ वे ऑफ परमिटिंग ह्यूमन लाइफ, आप देखें कि कैसे मनुष्य का जीवन भारत में विस्तार पा रहा है। यस, बाय प्रोड्यूसिंग सुपीरियर इंडिविजुअल्स टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड इन दीज फ्यू शॉर्ट ईयर्स ऑफ फ्रीडम। हाँ, आप देखें कि सुपीरियर इंडिविजुअल्स यानी सभी से हटकर विशेष व्यक्तित्व जिन्होंने पूरे संसार को प्रभावित किया, ऐसे लोगों को जन्म दिया है स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही, थोड़े ही समय में भारत ने। English tongue of men and women educated on both sides of globe witnessed Nehru and with him a host of men learning how to govern, and the first woman to be president of the General Assembly of the United Nations, a woman of India, and
the man in charge of prisoner exchange in Korea, an Indian general who won trust from all. English tongue of men and women, यानी अंग्रेजी बोलने वाले लोग, पुरुष हों अथवा स्त्री, एजुकेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ ग्लोब, ग्लोब के दोनों ही तरफ, यानी जहाँ पर अभी दिन भी है और रात भी है, यानी पूरी पृथ्वी पर जो लोग हैं उन्होंने विटनेस किया है, यानी वो साक्षी रहे हैं कि किस तरह से नेहरू ने लोगों को सिखाया है कि कैसे शासन किया जाता है. एंड द फर्स्ट वुमन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, अ वुमन ऑफ इंडिया. और किस तरह भारत की एक महिला जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति बनी, जो थी विजय लक्ष्मी पंडित. एंड द मैन इन चार्ज ऑफ प्रिजनर एक्सचेंज इन कोरिया, और वो व्यक्ति जो इंचार्ज था कोरिया के जो वार ऑफ प्रिजनर, WOP बोलते हैं, वहाँ उनको एक्सचेंज करने के लिए कि हमारे यहाँ के कैदियों को, जो हमारे यहाँ कैद किए गए थे, उनको वापस छोड़ना और वहाँ से जो दूसरे देशों ने, कोरिया ने कैद किए हैं लोगों को, उनको वापस लेकर आना. तो उसके लिए भी एक भारतीय जनरल को चुना गया था, हु वॉन ट्रस्ट फ्रॉम ऑल, जिसने सभी देशों से विश्वास हासिल किया था. और वो व्यक्ति थे जनरल KS थिमाया. तो कितनी महान विभूतियाँ हमारे देश ने तुरंत स्वतंत्रता के बाद संसार को उपलब्ध करवाई, जिनमें नेहरू जी, जिन्होंने पूरे विश्व को शासन करना सिखाया. दूसरा नाम मैंने अभी इस पैरा में लिया, वो है पंडित विजय लक्ष्मी, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला सभापति थी. और तीसरा नाम लिया मैंने जनरल KS थिमाया, जिन्होंने वॉर ऑफ प्रिजनर्स को एक्सचेंज करने में प्रमुख भूमिका निभाई और वही इंचार्ज थे. Even the blustering and accusation at home and abroad have not changed the quiet confidence of the new India. And this confidence, founded in unyielding idealism, permeates our world life. मतलब एट होम यानी घरेलू स्तर पे भारत के अंदर से, एंड अब्रॉड यानी भारत के बाहर से भी जो आरोप और धमकियां भारत को दी जा रही थी, नए भारत को, उसने भी भारत के कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को नहीं बदला. एंड दिस कॉन्फिडेंस, और यही जो विश्वास था, आत्मविश्वास था, फाउंडेड इन अनयील्डिंग आइडियलिज्म, और इसी आत्मविश्वास ने नींव डाली एक कभी ना झुकने वाले अटल आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद की. परमिएट्स अवर वर्ल्ड लाइफ, जो हमारे सांसारिक जीवन में फैला हुआ है, विस्तार पाया हुआ है, संपूर्ण विश्व में इस जीवन में फैला हुआ है. आई वेंट टू इंडिया टू सी एंड लिसन टू 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल. मैं भारत गई थी 2 तरीके के लोगों को सुनने के लिए. द यंग इंटेलेक्चुअल्स इन द सिटीज़ एंड द पीजेंट्स इन द विलेज. तो वो 2 तरीके के लोग थे. एक युवा वर्ग, जो युवा बुद्धिजीवी वर्ग जो शहरों में निवास करता था, एंड द पीजेंट्स इन द विलेज, और पीजेंट्स यानी कृषक जो गाँव में निवास करते थे. दीज आई मेट इन द लिटिल रूम्स इन द सिटी, इन लिटिल हाउस इन द विलेजेस, एंड आई हर्ड देयर प्लान्स फॉर फ्रीडम. इन लोगों से मैं शहर में छोटे छोटे रूम में मिली और गांव में उनके छोटे छोटे घरों में मुलाकात की. एंड आई हर्ड देयर प्लान्स फॉर फ्रीडम, और मैंने उनकी स्वतंत्रता से संबंधित क्या योजनाएं हैं उनको सुना. ऑलरेडी द इंटेलेक्चुअल्स बिलीव्ड दैट अनदर वर्ल्ड वार वॉज इनएविटेबल. तो जो युवा वर्ग था, युवा बुद्धिजीवी वर्ग था, वह यह विश्वास करता था कि एक और विश्व युद्ध अवश्यंभावी है. इनएविटेबल यानी जिसे टाला नहीं जा सकता, निश्चित ही होना है. दे हैड बीन बिटरली डिसअपॉइंटेड
after the First World War by what they felt were the broken promises of England. और वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, डिसअपॉइंटेड यानी दुखी थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि इंग्लैंड ने भारत को स्वतंत्र करने का जो प्रॉमिस किया था कि आप युद्ध में भाग लें तो हम आपको स्वतंत्र कर देंगे, उस स्वतंत्रता को देने वाले प्रॉमिस को इंग्लैंड ने तोड़ दिया था। तो जो युवा वर्ग था वो बहुत ज़्यादा इस ब्रोकन प्रॉमिस के कारण दुखी था। It was Gandhi's strength that made him know very early that both peasant and intellectual must be one to work together for their country. His hold was equally strong upon both, and so he achieved his end without war. ये गांधी जी की ही ताकत थी, स्ट्रेंथ यानी शक्ति, ताकत थी, जिसने उन्हें ये जानने जिसके कारण वो ये जान पाए कि दोनों ही पीजेंट एंड इंटेलेक्चुअल्स यानी कृषक वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग जब दोनों मिलकर वर्क टुगेदर एक साथ काम करेंगे अपने देश के लिए, फॉर देयर कंट्री, हिज होल्ड वाज इक्वली स्ट्रॉन्ग अपॉन बोथ। और गांधी जी का पकड़ जो थी, गांधी जी के ऊपर लोगों का, हर तरीके के लोगों का विश्वास था, तो दोनों पर ही गांधी जी की पकड़ बहुत अच्छी थी, बुद्धिजीवियों पर भी और कृषकों पर भी। एंड सो ही अचीव्ड हिज एंड, और यही कारण था कि वह अपने अंत को, मतलब स्वतंत्रता को, विदाउट वॉर, बिना युद्ध के पा पाए। यानी भारत को अलग से स्वतंत्रता के लिए वैसा युद्ध नहीं करना पड़ा जैसे अमेरिकन्स को करना पड़ा था। तो ये जो संभव हुआ वो कृषकों के कारण और बुद्धिजीवी वर्ग के कारण, दोनों के एक साथ काम करने के कारण प्राप्त हुआ। Perhaps we American do not yet fully understand the great lesson that India has to teach in thus winning her freedom. शायद, perhaps यानी शायद, हम अमेरिकन्स को do not yet fully understand, अभी भी हम पूरी तरीके से ये समझ नहीं पाए हैं वो जो महान लेसन, महान पाठ, सीख जो भारत हमें सिखाना चाहता है कि कैसे स्वतंत्रता को जीता जाता है, प्राप्त किया जाता है। India has taught humanity a lesson and it is to our peril if we do not learn it. भारत ने पूरी मानवीयता को, मानव जाति को एक सीख दी है, पाठ पढ़ाया है, और यदि हम इस पाठ को नहीं सीखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात होगी, ये हमारे लिए परेशानी की बात होगी। पेरिल यानी यहाँ पर खतरनाक। दैट वॉर एंड किलिंग अचीव नथिंग बट लॉस, और वो सीख क्या है कि वार यानी युद्ध और किलिंग यानी हत्या से हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते सिवाय नुकसान के। लॉस यानी ये हमारा ही हानि होगी, नुकसान होगा। एंड दैट अ नोबल एंड इज एश्योर्ड ओनली इफ द मीन्स टू अटेन इट आर ऑफ अ पीस विथ इट एंड ऑल्सो नोबल, और यह भी कि एक ऊंचे उद्देश्य को प्राप्त करना, उस उद्देश्य तक पहुंचना के लिए एक सही रास्ता भी होना चाहिए, क्योंकि जहां रास्ते सही होते हैं वहां के लक्ष्य स्वतः महान बन जाते हैं। द रियल इंडिक्टमेंट अगेंस्ट colonialism however was to be found in the villages of India। और जो कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद, यानी किसी दूसरे राज्य को या भूमि को अपने अधिकार में ले लेना और वहाँ पर अपनी कॉलोनी बसा लेना, उसको बोलते हैं उपनिवेशवाद। तो सही जो उपनिवेशवाद का प्रभाव देखने को मिला था वो देखने को मिला था भारत के गांव में। There was wrought at the top too in the thousands of young intellectuals trained in English schools for jobs that did not exist except in limited civil service। जो सड़न थी या परेशानी थी वो हमको ऊपर से ही
नज़र आ रही थी। एट द टॉप, सबसे ऊपरी हिस्से पर ही हमको सड़न या प्रॉब्लम नज़र आ रही थी। इन द थाउजेंड्स ऑफ यंग इंटेलेक्चुअल ट्रेंड इन इंग्लिश स्कूल्स फॉर जॉब, कि हजारों युवा बुद्धिजीवियों को ट्रेन किया गया था, प्रशिक्षित किया गया था अंग्रेजी विद्यालयों में, और प्रशिक्षण का विषय था कि नौकरी मिलेगी ही, जॉब्स, नौकरी के लिए। दैट डिड नॉट एग्जिस्ट, और वो नौकरी जो है वो अस्तित्व में थी ही नहीं। एक्सेप्ट इन लिमिटेड सिविल सर्विसेज, सिवाय कुछ प्रशासनिक सेवाओं के वहाँ पे नौकरी उपलब्ध नहीं थी। जिन्हें अभी हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कहते हैं, वह स्वतंत्रता के पूर्व सिविल सर्विसेज कहलाया करती थीं। अभी अब हम उन्हें प्रशासनिक सेवाओं के नाम से जानते हैं। द टाउन्स एंड सिटीज़ वेयर फ्रॉदिंग विद अनहैप्पी यंग मैन, cultured and well educated, who could find no jobs and were not allowed by the old superstructure of empire to create them। तो सिटीज़ में, शहरों में, टाउन्स में, नगरों में अनहैप्पी यानी नाखुश युवा लोग, जो कल्चर्ड यानी सुसभ्य थे, सुसंस्कृत थे, एंड वेल एजुकेटेड और अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, ऐसे लोगों की भीड़ पड़ी हुई थी। फ्रॉदिंग यानी अतिरिक्त वो सुशिक्षित और सुसंस्कृत दुखी नौजवान थे जो भरे पड़े थे। हु कुड फाइंड नो जॉब, जिन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। एंड वी आर नॉट अलाउड बाय द ओल्ड सुपरस्ट्रक्चर ऑफ एम्पायर टू क्रिएट देम, और जो पुराने तरीके का साम्राज्य था उस ढांचे में नई नौकरियों का सृजन करने की अनुमति भी नहीं थी। द मैच्योरिंग कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन फैमिली लाइफ and profound philosophical religion had shaped Indian villagers' mind and soul, even though he could not read and write. The maturing culture मतलब परिपक्व और सांस्कृतिक ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन फैमिली, जो एक ऑर्गेनाइज्ड यानी पूरी तरह से प्रबंधित ह्यूमन मानवीय परिवार रहता है, वहाँ पर प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल रिलीजियंस यानी वहाँ पर फिलोसॉफिकल यानी दार्शनिक और रिलीजियंस यानी धर्म, प्रोफाउंड यानी उसका गहरी छाप भारतीय ग्रामीणों के मन में देखी गई। विलेजर्स माइंड एंड सोल, भारतीय ग्रामीणों के मस्तिष्क में और आत्मा में परिपक्व संस्कृति, दर्शन, धर्म की गहरी छाप देखने को मिलती है। इवन दो ही कुड नॉट रीड एंड राइट, भले ही वो पढ़ ना सकें, लिख ना सकें, लेकिन धर्म और दर्शन उनमें नज़र आता है। एंड द चिल्ड्रन, द लिटिल चिल्ड्रन ऑफ इंडियन विलेजेस, और फिर जब बच्चों की बात करें तो छोटे छोटे बच्चे जो भारतीय ग्रामों में थे, हाउ दे टोर एट माई हार्ट, उन्होंने किस तरह मेरे हृदय को हृदय विदारक दृश्य उत्पन्न किया उन्होंने। थिन यानी दुबले पतले थे, बिग बेलीड यानी तोंद निकली हुई थी, एंड ऑल विथ ह्यूज सैड डार्क आइज, और ये दुबले पतले बड़ी तोंद वाले बच्चे जिनकी बड़ी बड़ी उदास आँखें थीं। आई वंडर्ड दैट एनी इंग्लिश मैन कुड लुक एट देम एंड नॉट एक्यूज हिमसेल्फ, अब मैं ये सोचती हूँ कि कोई भी अंग्रेज व्यक्ति, ब्रिटिश अंग्रेज व्यक्ति यदि इन बच्चों को देखता है तो कैसे वह इन बच्चों की हालत के लिए अपने आप को आरोपी नहीं समझता है, अपने आप को अपराधी नहीं समझता है। द फाइनल इंडिक्टमेंट श्योरली वॉज दैट द लाइफ स्पैन इन इंडिया वॉज ओनली 27 ईयर्स, और एक अंतिम आरोप जो मैं लगाना चाहती हूँ अंग्रेज़ों के ऊपर कि भारत का जो लाइफ स्पैन यानी जीवन अवधि है वो सिर्फ 27 वर्ष थी उस समय। 27 ईयर्स, ओनली 20, सिर्फ 27 वर्ष। नो वंडर दैट लाइफ वॉज हैस्टेंड, स्वाभाविक है जब 27 वर्ष इतना कम जीवन अवधि है तो जीवन बहुत तेज़ी से जीवन जाएगा,
हेस्टेंड यानी शीघ्रता रहेगी। दैट अ मैन मैरिड वेरी यंग, और कम जीवन अवधि है तो बहुत जल्दी कम उम्र में ही वह शादी कर लेगा। सो दैट देयर कुड बी चिल्ड्रन एज मैनी एज पॉसिबल बिफोर ही डाइड, ताकि जितने ज़्यादा बच्चे हो सकें उतने ज़्यादा बच्चे वह पैदा कर सके इससे पहले कि उसकी मृत्यु हो। आई लव्ड इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड को प्यार करती थी। रिमेंबरिंग ऑल द हैप्पी जर्नीज देयर, क्यों प्यार करती थी? क्योंकि मैंने वहाँ जितनी भी यात्राएं की हैं वो सब सुखद यात्राओं को याद करके मैं इंग्लैंड को प्यार करती थी। बट इन इंडिया आई सॉ एन इंग्लैंड आई डिड नॉट नो, पर मैंने भारत में एक ऐसा इंग्लैंड देखा जिसे मैं नहीं जानती थी। द डिवोशन गिवन नेशनली टू गांधी एंड फाइनली इवन इंटरनेशनली इज वेल नोन। गांधी जी को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय रूप से श्रद्धांजलि दी गई। बट आई फाउंड द सेम होमेज पेड टू लोकल पर्सन्स हु इन देयर मेजर वेयर ऑल्सो लीडर्स बिकॉज ऑफ देयर सेल्फलेसनेस। परंतु मैंने पाया कि जो स्थानीय लोग हैं, लोकल पीपल्स हैं, उनको भी वही आदर और श्रद्धा दी जाती है लोगों के द्वारा उनकी स्वार्थ रहितता के लिए। उनमें बिल्कुल भी सेल्फिशनेस नहीं रहता है। इसलिए वहाँ के जितने भी स्थानीय लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी वही श्रद्धा व आदर मिलता है जैसा गांधी जी को दिया जाता है। हमारे आज के लेसन को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगला लेसन, इसका रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन हम कल के क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।